तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम क्या होता है इसको सभी स्टूडेंट बहुत ही कठिन समझते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना गॉस की प्रमेय एकदम आपके लिए आसान हो जाएगी, एकदम आपके लिए फेवरेट टॉपिक बन जाएगी, क्योंकि इतने मस्त तरीके से आज आपको गॉस की प्रमेय को समझाएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आराम से मस्त तरीके से आपको सीखना है। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है, इसका कैसे डेरिवेशन किया जाता है, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ना आसान तरीके से, तो बस पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और बात करें जो हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर देख रहे थे, उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, और अगर एक चीज जान लो, जो लोग नए हो, अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि इसके पहले हमने घन कोण पढ़ाया था। घन कोण अगर समझ लोगे तो ये गॉस की प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने क्लासेस पिछली नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। शुरू करते हैं, गॉस की प्रमेय आपकी क्या है। ठीक है, तो देखो गॉस की प्रमेय है क्या चीज है, आसानी से समझना। गॉस की प्रमेय में क्या कहा गया है, यहाँ से एक छोटा सा कथन कहा गया, एक छोटा सा स्टेटमेंट कहा गया है, जिसे गॉस की प्रमेय बोलते हैं। कहा गया है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही आपकी गॉस की प्रमेय है, बस एक लाइन की है। कहा गया किसी भी बंद पृष्ठ, कोई भी ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो कि बंद हो, कोई भी पृष्ठ आपको लेना है जो कि बंद हो। इस टाइप से कोई भी पृष्ठ आप ले सकते हो जो कि बंद पृष्ठ हो। ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जिसे कहा गया फाई ई, वो क्या होगा, पृष्ठ में गुजरने वाले आवेश, मतलब पृष्ठ में जो आवेश उपस्थित होगा, पृष्ठ में जो आवेश उपस्थित होगा Q, उसका 1/ε0 गुना होता है, और यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई है ना, ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है ना, ये क्या होता है, पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना। तो गुना का मतलब गुणा कर लो किसका, 1/ε0 का। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है गॉस की प्रमेय का, वो होता है फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, या आप क्या ऐसे लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो, फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ε0 को तो सब लोग जानते हो, ε0 क्या चीज है, जहाँ ε0 को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ε0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो बस ये सिंपल सी गॉस की प्रमेय है। ठीक है, फाई ई बराबर Q/ε0 या फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0। आपको इसमें लिखना क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, वो Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। बस इतना सा। अब बात आती है, इसका ये जो फॉर्मूला है फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो डेरिवेशन अब यहाँ से हेडिंग लगाते हैं और हम समझते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन लिख सकते हो या उपपत्ति लिख सकते हो, हिंदी में क्या लिख सकते हो, उपपत्ति। ठीक है, डेरिवेशन इसका कैसे होगा वो समझते हैं। ठीक है, डेरिवेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना होगा। ठीक है, तो चित्र यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, तो फिर हम इसका क्या समझते हैं, डेरिवेशन। ठीक है, तो चित्र कैसे बनेगा, चित्र बनाना कोई भी कठिन नहीं है, बस आपको करना क्या, एक बंद पृष्ठ बना लेना है। ठीक है, उसमें एक आवेश Q उपस्थित कर लेना है, और उसी से आपको क्या निकालना है, ये गॉस की प्रमेय। देखो बंद पृष्ठ बना लेना है इस टाइप से। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ हम लोग इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस बंद पृष्ठ पे मान लेते हैं एक बिंदु O है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ पे एक बिंदु O है, जिस पे क्या है, प्लस Q का आवेश स्थित है, क्योंकि आवेश होगा तभी तो गॉस की प्रमेय आएगी। तो यहाँ पे एक बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है। मान लेते हैं O से यहाँ पे R दूरी पे एक बिंदु P है, O से यहाँ पे R दूरी पे हमने मान लिया एक बिंदु P है। कितनी दूरी पे, R दूरी पे, O से R दूरी पे एक बिंदु P है। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, ये जो आपका बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का हम लोग मान लेते हैं जो पूरा क्षेत्रफल है वो A है। इस पूरे बंद पृष्ठ का जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमने मान लिया A क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, और यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा भाग ले ले इस टाइप से, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग इस टाइप से ले ले, और कहें इसका क्षेत्रफल जो है वो DA है। ध्यान समझना क्या कह रहे हैं, मतलब अगर आपका इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, यहाँ पे एक छोटा सा भाग लिया गया जिसका क्षेत्रफल हमने कहा DA। DA क्या है, इस पूरे पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे। ठीक है, यहाँ से
ठीक है, इस पॉइंट को हमने यहां से मिला दिया, इसको हमने यहां से मिला दिया। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में एक कोण बनता है जिस कोण को हम लोग नाम देते हैं घन कोण, जिसे हम क्या नाम देते हैं, घन कोण नाम देते हैं। इस घन कोण को हमने मान लिया डी ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा घन कोण बन रहा है, डी ओमेगा। इसीलिए हमने कहा था घन कोण वाला टॉपिक समझ लेना, इसके पहले हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये समझना है आपको कि यहाँ पे आपका जब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाया, तो एक कोण यहाँ पे बनता है जिसे घन कोण बोलते हैं। ये है डी ओमेगा, डी डब्ल्यू नहीं लिखा, ओमेगा बना है। ठीक है, डी ओमेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र E है और जो आपका ये क्षेत्रफल DA है, इसके बीच का कोण जो है वो थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे बीच का जो कोण है इसे हमने मान लिया थीटा कोण है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों DA और E के बीच, यहाँ पे E लिखा हुआ था, E और DA के बीच का कोण हमने क्या मान लिया, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। बस इतना सा चित्र है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। अब आगे आपका डेरिवेशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, एक बंद पृष्ठ लिया जिसपे एक बिंदु O है, जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है, O से R दूरी पे हमने एक बिंदु P मान लिया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने कहा अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो और इसका एक छोटा सा भाग, अगर पूरे का क्षेत्रफल A है, अगर हम पूरे पृष्ठ में इतना सा भाग ले ले तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे डी ओमेगा बोलते हैं। डी ओमेगा है घन कोण। क्या है, घन कोण। अब कहा अगर यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र E हो, इस पूरे पृष्ठ में यहाँ पे जो बिंदु P था, यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र E हो और E और जो आपका क्षेत्रफल DA है, इसके बीच का कोण यहाँ पे क्या हो, थीटा, तब यहाँ पे आगे डेरिवेशन होगा। ठीक है, इतना सा चित्र है, चित्र समझ गए तो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। बस यहाँ पे ये था कि जो DA वेक्टर है और E वेक्टर है, इसके बीच हमने कोण थीटा माना है। ई वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है ये जो यहाँ पे ई के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, इसे बोलते हैं वेक्टर, मतलब सदिश राशि ना, इसलिए वेक्टर लगाए गए। ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच कोण थीटा है। अब डेरिवेशन कैसे होगा, सिंपल से, सबसे पहले क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एकदम आसान है, बस देखते रहना। यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेशन पे, पहले चित्र बना लेना साइड पे, फिर डेरिवेशन यहाँ से होगा। लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। P बिंदु पर क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, P बिंदु पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कहां से निकाल लो, इस प्लस क्यू के कारण P बिंदु पे, मतलब किस प्रकार का आवेश है ये, O बिंदु पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, मतलब बिंदु आवेश के कारण है। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र E आता है, उसका सूत्र सबको पता होना चाहिए। E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश अगर Q है तो Q आवेश हो जाएगा, और बीच की दूरी अगर R है तो R का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो DA आपका छोटा सा क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो लिखते हैं DA, या DA से लिख सकते हो या इस बिंदु P से लिख सकते हो। लिखते हैं बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिखते हैं बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब एक चीज समझना, ये जो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो छोटा वैद्युत फ्लक्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल छोटा है DA। DA अगर आपका क्षेत्रफल है तो यहाँ पे जब DA क्षेत्रफल होगा, छोटा क्षेत्रफल होगा, तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, जो कि होगा फाई E की जगह D फाई। ठीक है, क्या होगा, D फाई। तो यहाँ से लिखा जाएगा D फाई E बराबर, सूत्र हमने पहले ही आपको बता रखा है जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। D फाई बराबर सूत्र होता है आपका E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये सूत्र होता है, सबको पता होगा। ठीक है, E वेक्टर विद्युत क्षेत्र है, DA वेक्टर आपका क्षेत्रफल है, जो छोटे से भाग का है। तो D फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है E और DA के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो यहाँ से लिख दो, चूंकि E व DA के बीच कोण थीटा है, के बीच कोण कितना है, थीटा कोण है, तब आप क्या लिख सकते हो, इस D फाई को, इस D फाई E को आप लिख सकते हो EDA cos थीटा। क्या लिख सकते हो,
ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। मतलब जो डी फाई बराबर ई डी ए था, तो यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा जब कोण थीटा होगा। यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, जब कोण थीटा होगा तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको देखो समीकरण 1 में आपको ई का मान पता था, तो अगर हम यहाँ पे ई का मान रख दें तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ सकती है। देखो डी फाई बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा, पहले से डी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नहीं किया, ई की वैल्यू रख दी ये वाली, आगे डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके आगे जगह नहीं तो इधर साइड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डी फाई को आगे सॉल्व करते हैं, तो डी फाई ई बराबर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, इतना रोक लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ से डी ए कॉस थीटा और ये आर स्क्वायर बटे में है, इसे लिख लो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है, क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा। क्या लिख सकते हैं इसे, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, घन कोण। ये कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो पे बता दिया था, क्योंकि घन कोण जो होता है, देखो घन कोण का सूत्र जान लेना, घन कोण जब होता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। जब कोण थीटा हो तो सूत्र हो जाता है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, तो इसलिए डी ओमेगा का ये सूत्र ही है घन कोण का, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर है वो हम डी ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा, ठीक है, इतना कर दिया। इसे समीकरण मान लो कोई, इसे मान लेते समीकरण नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसकी जगह डी ओमेगा रख दिया। तो अभी ये जो आपका बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकला, ये डी फाई ई का मान निकला। डी फाई क्या है, इस छोटे से भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि जब क्षेत्रफल यहाँ पे छोटा सा था तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा निकला। अब हम क्या निकालेंगे, इस पूरे पृष्ठ, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से लिखते हैं पूरे बंद पृष्ठ, पूरे बंद पृष्ठ लिख लो, या संपूर्ण बंद पृष्ठ लिख सकते हो, संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंदु लिख दिया, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये जो पूरे या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, देखो अगर आपने छोटा सा वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई निकाल लिया, और अगर आप पूरा वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, छोटे वाले का समाकलन कर दो तो आपको बड़े वाले का प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो फाई ई आएगा, फाई ई क्या हो जाएगा, इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, वो जो फाई ई आ जाएगा वो बराबर होगा समाकलन डी फाई ई के। मतलब फाई बराबर होगा किसके, समाकलन डी फाई के, क्योंकि डी फाई छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है, अगर आप उसका समाकलन कर दोगे तो आपको बड़ा वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, क्या, फाई। तो फाई बराबर समाकलन डी फाई, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं। देखो कॉपी पे, मतलब यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए हम ऐसे ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं। आप सीधा कॉपी पे लाइन से सॉल्व करना, पहले इतने तक, फिर इतने तक, फिर आगे का यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे हल करते हैं, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई का हमें मान पता है, ये डी फाई का मान क्या है, ये समीकरण 2, ठीक है। तो इसे रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा बना हुआ है, डी ओमेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो, ये पूरी वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। अब हल करते हैं तो फाई ई बराबर, देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को बाहर ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास, समाकलन डी ओमेगा, समाकलन डी ओमेगा। देख लो ध्यान से, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर ले लिया, बचा क्या, ये समाकलन और ये डी ओमेगा, इतनी चीज बची, ठीक है। अब यहाँ पर से हमने समाकलन डी ओमेगा की भी वैल्यू आपको बताई थी, यहाँ से लिख देना, चूंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के। ये कैसे होता है, ये कैसे हो जाता है समाकलन डी ओमेगा 4 पाई के, वो भी समझ लो। देखो डी ओमेगा क्या है, छोटे से भाग के लिए घनकोण है, ध्यान समझना, डी ओमेगा छोटे से भाग का घनकोण है। अगर आपको पूरे भाग का घनकोण चाहिए ओमेगा, तो वो क्या हो जाएगा, समाकलन डी ओमेगा। जैसे यहाँ पे
अगर बड़ा वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो छोटे वाले का समाकलन करना पड़ेगा। वैसे अगर पूरे भाग के लिए घन कोण चाहिए तो छोटे वाले का समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो है। तो यहाँ पर से जब पूरे भाग का हमें चाहिए होगा घन कोण, तो आपका देखो सूत्र क्या होता है, हमने बताया डी ओमेगा बराबर सूत्र होता है डी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ से डी क्या था, छोटे से भाग का, और आपका जब पूरे भाग का हमें चाहिए होगा तो यहाँ से डीए की जगह क्या हो जाएगा, पूरे भाग का क्षेत्रफल, और पूरे भाग का क्षेत्रफल आया था 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, इस पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटता है और डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। ये सारी बातें हमने इसके पहले वाले वीडियो पे तभी आपको पहले से ही क्लियर करा दी थी, इसीलिए कह रहे वो वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से करते चले जाओगे। ठीक है, तब यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंपल क्या करना है, समाकलन डी ओमेगा की जगह 4 पाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू समाकलन डी ओमेगा की जगह 4 पाई लिख दो बस। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है, गॉस की प्रमेय। नीचे लिख देना, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस। सिंपल सा आपने प्रूव कर दिया, कुछ नहीं है इसमें, बस समझने की बात है। देखो सबसे पहले यहाँ से डेरिवेशन में चित्र आप समझ गए थे, पहले प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लो, ये निकला। फिर बिंदु पी से गुजरने वाला डी फाई ये आएगा, जब कोण थीटा हो तो ई डी ए कॉस थीटा, ई का मान जो है वो यहाँ रख दो। आगे आओगे यहाँ से डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, बस ये याद रखो, इसकी जगह डी ओमेगा लिखना है तो डी ओमेगा लिख दो। फिर ये छोटे से भाग के लिए, इस छोटे से भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स निकला था, पूरे भाग का चाहिए तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन कर दो डी फाई का। डी फाई की वैल्यू यहाँ से हमने ये वाले समीकरण 2 से रख दिया। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को बाहर करो, समाकलन डी ओमेगा, समाकलन डी ओमेगा की जगह याद रखो 4 पाई रखना है, बस यहाँ से 4 पाई रख दो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय है। तो सिंपल तरीके से आशा करते हैं सब लोग समझ चुके हो। 5 नंबर का टॉपिक पेपर में पूछा जाता है और आसानी से आप गॉस की प्रमेय को कर सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। एकदम आसान तरीके से पूरी कोशिश की कि बहुत ही आसानी से आप इसे समझ जाओ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें पता चल सकेगा कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।